दोस्तों, आइए हम पुनः आपको अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, साथ ही अगर आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 10-2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो क्या, ये क्लासेस बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए समय गँवाए बिना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम सॉल्व करेंगे अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक? अनसॉल्व्ड पेपर में 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछा गया था, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो 2024 में जो ऑप्शनल वाले थे उसको हमने लाइव आके आपको पढ़ाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चंस सबसे पहले खंड आ तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब खंड बा को हम देखते हैं। खंड बा में देखिए, क्वेश्चंस को रीड कीजिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? के का मान ज्ञात करना है। तो के मान के लिए सारणी दिया है, एक्स के लिए 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, और एफ के लिए 6, 4, 3 के और 2 है। तो सबसे पहले हम ऐसी सारणियों में हम एक्स को लिखते हैं, एक्स, फिर हमारे पास एफ है, और फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। छोटा सा काम करेंगे बस, एफ ऑफ एक्स, एफ इंटू एक्स जिसको हम कह सकते हैं। एक्स में दिया है 5, 15, 25, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, ठीक, ऐसे क्रम में दिया है। और एफ की वैल्यू दे रखी है 6 है, और 4 है, 3 है, टी, के और 2 है। तो हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, 15 चौको 60, 25 तियां 75, 35 का के में मल्टीप्लाई 35 की, और 45 दूना 90। ठीक, तो हमें समेशन में चाहिए क्या? ये हमने ये तो सॉल्व कर लिया। अब हमें चाहिए क्या? क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो के का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य के लिए हमें सबसे पहले समेशन एफ चाहिए, एफ निकालते हैं, फिर उसके बाद समेशन एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो समेशन एफ में क्या, 6, 4, 10, 3, 13, और 13, 2, 15, 15 प्लस का के हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास इनको जोड़ लेते हैं, तो 30, 60, 90, 90, 5, 95, और 70 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 165। 165 में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 155, सॉरी 255, 255 प्लस का 35, ये दे रखा है। अब देखिए, जो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य क्वेश्चंस में दिया है, देखिए ध्यान से, एक्स मॉड दे रखा है कितना? 21.5। कितना है? 21.5। तो यहीं से हम प्रश्नानुसार इसको सॉल्व कर, देखो ऐसे ही करना है, ऐसे नॉर्मली के वगैरह का मान ज्ञात करने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो समांतर माध्य में निकालना होता है फॉर्मूला, मार्कर चेंज करके बताते हैं, क्या होता है? समेशन एफ ऑफ एक्स अपान समेशन, ठीक। तो समांतर माध्य के प्लेस पर क्या दे रखा है ये बताइए? 21.5। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 21.5, ठीक। 21.5 राइट कर दिया, और फिर आगे हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। समेशन एफ ऑफ एक्स कितना है? 255.35 की बटे 15 प्लस का क्या हो जाएगा? की। बात समझ में आ रही है? 15 प्लस, अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 21.5 ब्रैकेट में 15 प्लस का की, और इधर है 255 प्लस का 35 की, इसका इसके बाद साथ मल्टीप्लाई, 15 पची 75 का 5 कैरी 7 हुआ, 15 इकन्नम 15,
15 7 कितना हो जाएगा 22 और 15 दूनी 30, 30 तो 32 प्लस का 21.5 के बराबर 255 प्लस का 35 के। 255 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, के को उधर, या हम रहने देते हैं। यहाँ पर है 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21 के, ठीक, 21.5 के, सॉरी। अब 322 से 255 घटा दो, कितना 322 से 255.5 हमें घटाना है, 255 सॉरी, 0 12 से 5 जाएगा 7, 11 से 5 जाएगा 6, 2 से 2 गए, तो ये क्या बचेगा 67.5 और इधर हो जाएगा 35 से 21 घटा दो तो कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा 13.5 की। तो बताओ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 67.5 बटे का 13.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 135 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 675, के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। के की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, के की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। तो ऐसे हम जो क्वेश्चंस दिया था सॉल्व करते हैं। ये था फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर का। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए इरेज करते हैं इसको। जब तक हम इरेज कर रहे हैं बोर्ड से क्वेश्चंस को रीड कीजिए। फर्स्ट का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, समीकरण 2kx² माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। तो के मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। समीकरण है क्वेश्चंस में देखो 2x² 2kx² है, 2kx² माइनस 8x प्लस का k इज इक्वल टू 0। इनके मूल बराबर हैं तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से बताओ बच्चा, k इज इक्वल टू क्या है 2k, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू k। तो हम विविध कर जानते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, a होता है। तो d की वैल्यू कितना है 0 है, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो हम रखते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि मूल बराबर हैं। तो b की वैल्यू कितना है -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2k, c की वैल्यू क्या है k। ठीक, मार्कर चेंज करके हम आंसर बताते हैं आपको। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हटाई 64 माइनस 4 दूनी 8, 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर बचेगा -8 के स्क्वायर और उधर हो जाएगा -64, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 बटे का 8, तो 8 अठाई 64, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, के की वैल्यू कितना आ जाएगी 8। तो हम यहाँ से के इज इक्वल टू क्या लिख देंगे √8, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। ये हो गया सेकंड का क्वेश्चन नंबर खा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखती है 9 सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर गा। बोर्ड से आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्वेश्चंस गा क्या कह रहा है देखते हैं हम। गा में देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, ये आप लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चंस क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, परिधि बच्चा 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, 2 गुणे का 22/7 गुणे का आर बराबर क्या है हमारे पास, 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 7/2। इधर गुणा में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 7/2 आ गया। ठीक, आर की वैल्यू कितना आ गई, 7/2। जब आर की वैल्यू आ गई जिसकी परिधि इतना है तो चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 गुणे का 7/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू का 22/7 गुणे का 7 गुणे का 7 बटे का क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 2। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया। ठीक, और ये 4 दूनी 8, 11 सत्ते 77 बटे का 8। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 77/8 सेमी स्क्वायर। ठीक, 77/8 सेमी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा गा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ, घ को बोर्ड से आप रीड कीजिए। घ में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, माना 2+√3 बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2+√3 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको। तो ये √3 हो जाएगा, P/Q माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो √3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, P-2Q/Q। ठीक, अगर हम देखें तो यहां से क्या है, यहां पर P, Q और 2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक हैं जो P/Q के रूप के हैं, किंतु √3 एक पूर्णांक नहीं है। √3 एक पूर्णांक नहीं है। तो यदि ये √3 एक पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल यूजलेस है शायद हमें लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, इरेज करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लेना। देखो लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये बाहर से कुछ दूसरे वैरायटी के या दूसरे फॉर्मूले पे, दूसरे मेथड्स पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस बनेंगे तो इन्हीं मेथड्स पे बनेंगे। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अंगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल कितना है 182। ठीक, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, बताओ। ऐसी संख्या बताइए, ठीक है, जिनका जो योगफल है, योगफल मान लो वो संख्याएं x और y है, x प्लस वाई, इनका योगफल कितना है, देखिए ध्यान से 27 है, और इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल देखिए बच्चा कितना है 182 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, वो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस का y। अब इस x का मान समीकरण एक में रखने पे, अच्छा एक से हमने निकाला तो किसमें रख देंगे, दो में रखेंगे। x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 27 माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस वाई इंटू का y इज इक्वल टू 182। ठीक, अब यहाँ से देखो y का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। ठीक, अब इन सभी को हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो गुणा कर दें तो 182 हो जाए, जोड़ दें तो कितना हो जाए 27 हो जाए, ऐसा बनाना है हमें। तो 182 के फैक्टर निकाल लो, 182 के फैक्टर, 2 9 18, 2 1 2, 13 सते 91 और 7 1 7। ठीक, कौन सा बनेगा, 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ दो, 14 और 13 के बन गए पेयर्स, तो हम बनाएंगे, लिखेंगे इसी को क्या, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y। ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। इन दोनों से हम y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे y माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 13 बराबर 0। तो y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 14 हो गया। y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 13। तो बच्चा हमारे पास 13 और 14 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आपको लगाना है। ये था क्वेश्चन नंबर अंगा। चलिए हम देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर अंगा के बाद चा। ठीक, एक तरफ से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड कीजिए बोर्ड से, क्वेश्चन नंबर 4 कह के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करती है। तो सबसे पहले दो बिंदु है हमारे पास, ठीक, और इन दोनों बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो, इसको क्या मान लो वो बिंदु कहाँ पर है, ओ है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। बिंदु ए के निर्देशांक सपोज कर लेते हैं -1, 7 है। बिंदु बी के निर्देशांक कितना है 4, -3 है। 4, कितना है -3 है। तो हमें क्या करना है, उस बिंदु से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ का हम सपोज कर लेंगे x, y। यहाँ पर क्या है x, y है और इसको कितने भागों में बांट रहा है 2:3, 2:3 में विभक्त कर रहा है। तो ऐसे के लिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, सबसे पहले देखो लिखना क्या है, x1 x2 y1 y2 m1 m2, ये कहाँ से लिखे जाते हैं, यही विशेष ध्यान देना है आपको, ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं। तो पहले में हम क्या लिखते हैं x1,
x1 की वैल्यू कितना है -1, x2 की वैल्यू कितना है -4 है, सॉरी केवल 4 है। y1 की वैल्यू कितना है 7 है, y2 की वैल्यू कितना है -3, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू कितना है 3 है। तो हमारे लिए दो फॉर्मूले बनते हैं, एक x के लिए, ठीक, और दूसरा किसके लिए बनता है y के लिए। तो हमारे पास m1 m2 x2 m1 x2 m1 x2 ऐसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला x के लिए क्या हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 21 बार, ठीक, m1 प्लस m2 बन जाएगा। तो x के लिए हम सॉल्व करेंगे, बताओ m2 की वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। x1 की वैल्यू कितना है -1, तो -1 लिख देंगे, प्लस m1 की वैल्यू कितना है 2, x2 की वैल्यू कितना है 8 बटे 2 प्लस 3, तो ये 3 -3 4 है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 8 बटे का 5 कितना आ जाएगा 5, 8 से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बटे का 5 बराबर कितना आ गया 1। वैसे हम y के लिए निकाल लेंगे, तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा m2 y1 हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2, m1 प्लस m2, m2 की वैल्यू कितना है वही फिर से 3, y1 की वैल्यू कितना है 7 प्लस m1 की वैल्यू कितना है 2, y2 की वैल्यू कितना है -3 बटेगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 21 से 7 घट जाए 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 21, 7 त्रिक 21 6, तो 21 से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बटेगा 5, 5 तिहाई 15। तो हमारे पास निर्देशांक क्या है x कामा वाई इज इक्व टू 1 कामा 3। एक बार आंसर इसका हम बिलोंग करते हैं। चलिए चा का आंसर हो जाएगा। चा के बाद हम देखते हैं क्या क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर चा है। चा के बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और इस फॉर्मूले को हम एक बार मिला लेते हैं, क्या ये सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं बड़े उत्साह के साथ। देखिए अगर हमारे इस चैनल्स पर आप नए हैं तो एक बार चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक मित्र में जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपके लिए ये सब कुछ हेल्पफुल है, ठीक। तो गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ आप हमें क्या दीजिएगा एक शेयर, ठीक। सेकंड देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, लेकिन हमें कौन सा अभी एग्जाम दे रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद एफ एक्स की वैल्यू दिया है 3x², ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया है 3x², एफ ऑफ एक्स -x -4 ये दिया है। तो हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध फलन भी लिखना है।
तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, गुणा कर दें तो 12 हो जाए और घटा दें तो कितना हो जाए 1। तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन क्या है x, यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन कर लिए तो क्या बचा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लिखेंगे 3x माइनस 4 और एक बार हम लिखेंगे क्या x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 3x तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 और हम लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो a की वैल्यू कितना है 3, b की वैल्यू -1, ठीक, c की वैल्यू कितना है -4। तो हम इस पे रखेंगे अल्फा की वैल्यू कितना है हमारे पास -1 प्लस का 4/3 कितना है 4/3 बराबर माइनस माइनस प्लस का 1/3 हो जाएगा, ये 3 प्लस का 4/3 बराबर 1/3। इधर भी क्या आ गया 1/3 और इधर भी क्या आ गया 1/3, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो साथियों क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब हमारे शून्यक सही है, शून्यक क्या है सही है। एक दूसरे तरीके से शून्यक को ज्ञात किया, शून्यक सही है या नहीं उत्तर की जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए देखिए क्या है हमारे पास 3x² है माइनस x है -4 है ना। तो एक बार हम x के प्लेस पर क्या है -1, तो -1 पुट अप करके देख लेते हैं। 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1 माइनस 4, 3 1 4 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 0। शून्यक शब्द से ही पता चलता है कि वो कितना आएगा 0 आएगा। 0 आ गया तो हमारा क्या हो गया आंसर सही हो गया। 0 आने पर क्या हुआ आंसर सही हो गया। कितना इजी है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का क्वेश्चन नंबर कौन सा था का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं, सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। इरेज करते हैं इसको। सिद्ध करना है, देखो 1 ठीक, इनको हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं सिद्ध करके क्या होगा। अब इसको हम साइन और कॉस के रूप में लिख लें। ये हो जाएगा 1 प्लस tan के प्लेस पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर ए है तो ए ही लिखते हैं अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। इनको और आगे देखिए तो ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो गई
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हो गया 1, तो 1 का मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। इस पक्ष को हमने सॉल्व किया तो क्या आया tan स्क्वायर ए। वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इस टर्म्स को 1 माइनस tan ए अपान कॉट को भी हम tan में चेंज कर लेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा tan ए, इसका होल स्क्वायर है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपान tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1 अपान tan ए, इस सभी का क्या है होल स्क्वायर है। देखो ऊपर 1 माइनस tan है और यहाँ पर tan ए माइनस 1 है, तो यहाँ से हम इसमें से माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1 माइनस कॉमन हो गया अपान क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1 अपान नीचे क्या है tan ए, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। ये tan क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, ठीक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस 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 tan है, तो इसका जब हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर ए। दोनों पर तरफ इधर भी tan स्क्वायर ए आ गया, इधर भी tan स्क्वायर ए आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। सेकंड का खा देखो इजी था ना, ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं सेकंड का गा, सेकंड का क्वेश्चन नंबर गा। गा में देखिए क्या है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। दो अंकों की संख्या, ठीक है, और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो जो संख्याएं हैं x, y है। प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर दिया है कितना 2 दिया है। अब मान लो पहली संख्या 2 अंकों की है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस का y लिख दें इज इक्वल टू पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या बनेगी, इनको उलटने पर, यही संख्या को उलटने पर हम क्या करते हैं और जोड़ देते हैं, तो जब उल्टा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस का x, इन दोनों का योग कितना हो जाता है 10x प्लस y प्लस हम कर देते हैं 10y प्लस का x, योग कितना हो जाता है 66 हो जाता है। योग कितना हो जाता है 66 हो जाता है। तो हम देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो 10x यहाँ पर है, 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x बराबर 66। तो 10 एक क्या हो जाएगा 11x प्लस का 10 एक 11y बराबर कितना हो गया 66। दोनों से 11 कॉमन कर लिए तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 66 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 11 छक्का 66, 6 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण 1 था और ये बन गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 से 1 को जोड़ दें समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। चलिए बच्चा जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर जब 1 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो x माइनस वाई है प्लस x प्लस वाई है और इधर क्या है 2 प्लस का 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, 2 चौको 8, 2 से कट जाएगा 4 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो x का मान हम किस में रख दें समीकरण 1 में रख दें, x का मान किस में रख दें समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो बच्चा x का मान हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में रख दें, तो x के प्लेस पर जब हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस का 4, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 से 4 घट जाएगा -2 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया 2, y की वैल्यू कितना आ गई 2।
बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू कितना आ गई 2। तो हमारे पास वो नंबर्स कौन सा है, 10x प्लस का y है ना, तो 10 गुणे का हम क्या कर देंगे, x की प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 2। ठीक, अब हम क्या 10 चौक 40 प्लस का 2 कितना हो गया 42। अब इसको हम उलट दें तो क्या बन जाएगा 24 और फिर इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 66। प्रूव्ड भी हो गया। ठीक, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा 42 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 42। 42 विल बी द राइट आंसर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे का गा हमने सॉल्व किया बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का घा। सेकंड का घा, देखो एक आकृति बनी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। चलिए, चलिए देखिए, आकृति में पी एस अपान एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर है तथा एंगल पी एस टी इज इक्व टू एंगल आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो सबसे पहले देखो जो हमारे पास आकृति बनी हुई है वो क्या है, ऐसे ही कुछ है ना। ये हो गया पी क्यू और आर, और ये हो गया एस और टी। एस और टी क्या हो गया, एस और टी हो गया। इसमें आकृति में पी एस अपान एस क्यू दिया है। ठीक, समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से क्या होता है, पी एस अपान एस क्यू इज इक्व टू पी टी अपान टी आर। ये समानुपातिक प्रमेय कब लागू होती है, ठीक, जब ये लाइन इसके क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, यदि चूंकि कह सकते हो क्या, अब इसमें एक चीज और है, एस और आर, एंगल पी एस टी और एंगल पी टी एस, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक, चूंकि हमारे पास क्या है, एस टी जो है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। समानुपातिक प्रमेय के अनुसार ये क्या है, एस टी क्यू आर के समांतर है। इसलिए क्यू एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, टी आर के बराबर होगा। क्यू एस जो है वो टी आर के बराबर है। क्यू एस किसके बराबर है, टी आर के। क्यू एस जो है टी आर, और समानुपातिक प्रमेय बराबर है। अगर ये लगा है क्यू एस टी आर के बराबर है तो पी एस भी पी टी के बराबर होगा। पी एस भी किसके बराबर होगा, पी टी के बराबर होगा।
ये लाइन इसके बराबर है तो ये लाइन इसके बराबर है, ठीक। अर्थात अगर यहां से निकाला जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू पी एस प्लस एस क्यू लिख सकते हैं, एस क्यू। एस क्यू किसके बराबर है, टी आर के बराबर है। एस क्यू किसके बराबर है, टी आर के बराबर है। और पी एस किसके बराबर है, पी टी के बराबर है। पी एस किसके बराबर है, टी आर और पी टी, ये बराबर है। तो यहां से अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, पी एस के प्लेस पर क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा। और क्यू एस के प्लेस पर क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी आर। ये हो गया पी क्यू। पी क्यू बराबर पी टी प्लस टी आर हो गया। अब हमारे पास पी आर की वैल्यू कितना है, पी आर। पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी टी प्लस पी टी प्लस टी आर, ये लिख सकते हैं। अब देखो जो पी टी है वो किसके बराबर है, पी एस के बराबर है। पी टी किसके बराबर है, पी एस के बराबर है। पी टी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एस लिख सकते हैं। और टी आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, टी आर के प्लेस पर क्यू एस लिख सकते हैं, एस क्यू। अब देखो ये लाइन इस लाइन के इक्वल दिख रही है तो यहीं से हम कंपेयर कर दें, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी एस प्लस एस क्यू इज इक्व टू पी टी प्लस टी आर, ठीक। इसलिए अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्व टू पी क्यू, ठीक। अब देखो यहां से पी आर और पी टी बराबर है और इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज इसमें और इसमें एक एंगल्स बराबर है, एक भुजाएं बराबर हो गई। तो यदि ये बराबर हैं तो त्रिभुज पी एस टी और पी क्यू एस टी एस क्यू एस किसके बराबर है, टी आर के। और एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू यही बराबर है। तो एक एंगल बराबर हो गया, एंगल बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई दोनों त्रिभुजों में, ये भुजा इसके बराबर। तो यहां से क्या कह सकते हो कि अर्थात दो भुजाएं बराबर, बस करो कुछ मत लिखो, दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इन दोनों, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई कंपेयर करने पर। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। पी एस पी टी के बराबर, ठीक। पी एस पी टी के बराबर, ठीक। पी एस पी टी के बराबर, पी क्यू पी आर के बराबर। अर्थात त्रिभुज पी एस टी और त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर की दो भुजाएं बराबर हैं। अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा था, गा था, सॉरी, घा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरे का घा है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही अंगा। अंगा में क्या कह रहा है देखो, 65 और 170 का एचसीएफ, 117 का एचसीएफ, 65 और 117 का एचसीएफ कितना है? 65m माइनस 117, ये दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग में 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 65 और सॉरी, यहाँ पर 65 होना चाहिए, 65 और 117 का एचसीएफ सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 65 लिखेंगे और इधर सॉरी 117 बराबर 65 गुणे का 1 करेंगे, तो 117 से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 117 माइनस 65, 7 से 5 गया 2, और यहाँ पर कितना बचा? 11 से 6 गया 5, प्लस का क्या बच गया हमारे पास? 52। अब लिखेंगे हम क्या? 52, ठीक है, 65 यहाँ पर, 52 गुणे का 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 52 से हम कितना घटा दें? 65, 65 से सॉरी 52 घटा दें तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा? 13। यहाँ पर लिखेंगे 52 और 13 गुणे का 4, प्लस का क्या आ जाएगा? 0। इसका कितना आ गया? 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है 65m माइनस 117 बराबर 13, 117 को उधर भेज दो, 65 इज इक्वल टू 117 प्लस का 13 तो कितना हो जाएगा? 130। 65m इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हमारे पास 130 बटेगा 65 हो जाएगा, 65 दूना 130। m की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। m की वैल्यू कितना आ गई? 2। m की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 65 के फैक्टर निकाल लो कितने हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 5 इकन्नम 5, 5 3 15, 13 इकन्नम 13। ठीक, 117 लिख लो, 117 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 13 इकन्नम 13, 13 चौको 13 नवैया 117 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? एचसीएफ के लिए हम देखेंगे, एचसीएफ दोनों में क्या मिल रहा है? 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 नहीं मिल रहा है, सॉरी, क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 5 सॉरी 5 गुणे का 3 का स्क्वायर गुणे का 3 मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है, और गुणे का हम क्या लिख देंगे? 13। इसको हम क्या लिखेंगे? 9 गुणे का 13, 9 5 गुणे का 9 गुणे का 13, तो 9 पचे 45 गुणे का 13, 13 पचे 65, हासिल 6 हो गया, 13 चौको 52, 52 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 58, 585। एलसीएम कितना आ गया? 585। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर अंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
चलिए इरेज करते हैं इसको। दूसरे का चा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है चा। इसमें देखिए सेकंड के चा में क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेमी है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र, जल्दी ही माइक वाली प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा क्योंकि इससे बहुत ही परेशानी हो रही है, सारा कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। तो कोई अर्धगोला खोखला है, ठीक? तो ये सपोज करो ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक क्या रखा है, बेलनाकार पाइप रखा है, ऐसे बना हुआ है, ठीक। कह रहा है कि बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो कितना सेमी है, 13 सेमी है, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है बर्तन का आकार, जिसके आकार एक खोखला गोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना है, 13 सेमी, 14 है। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेमी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, कमेंट करके जरूर आप लोग बताते रहिए क्या है। कमेंट पढ़ने पर आपके ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है एक आध लोगों कमेंट पढ़ लें, लेकिन आप लोग भी कमेंट पर ध्यान मत दो ज्यादा इसको पढ़ने पर, और हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7, बराबर कितना हो जाएगा, 7 आ गया। तो अब हम अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेमी है। ये कुल कितना है, 13 सेमी है। तो अगर हम 13 से 7 को घटा दें तो क्या बचेगा, ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी, चाहे इधर से नापा जाए चाहे इधर से नापा जाए, ठीक। तो गोले की त्रिज्या कितना आ गई, 7 सेमी। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 सेमी है, ठीक। बर्तन की ऊंचाई कितना है, 13 सेमी। चलो बताओ बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 7 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये 6 सेमी आ जाएगा।
अब बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का जो, और इधर क्या बचा? आर। तो अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7 है। आर की वैल्यू कितना हमने निकाला? 7। एच की वैल्यू कितना है? 6। आर की वैल्यू कितना है? 7। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 6 13, और ये हो गया हमारे पास 44 गुणे का 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 5 कितना हो जाएगा? 57, 572 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसका हम मैच करते हैं। हाँ ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का चा। ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में देखिए क्या है? एक मोटर बोट, इसको यहाँ पर देखिए, पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर बराबर है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारा की चाल, ये क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये होमवर्क है। इसको हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, और तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, एकदम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपनी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त रहो, ताकि आपके भी स्कोर आए अच्छे और हम भी हों प्रसन्न। धन्यवाद।